गुड मॉर्निंग। देखो हम शब्द शक्ति पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन में मैंने अलंकार पढ़ा दिए, निविदा पढ़ा दी और विज्ञप्ति पढ़ा दी, 2-3 पढ़ा दी। इतनी चीज़ों तक मैं मतलब व्याकरण में शब्द शक्ति पढ़ा चुकी हूँ, अलंकार पढ़ा चुकी हूँ। पत्र में निविदा के जो प्रकार है, पत्र है उसमें निविदा पढ़ा चुकी हूँ, विज्ञप्ति पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम यहाँ पर अलंकार पढ़ेंगे, कल हम निविदा और विज्ञप्ति पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? आभूषण, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति क्या है, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, उसी प्रकार कवि क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अलंकार अपने 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है। शब्दालंकार में क्या होता है, जो चमत्कार होता है वो क्या होता है, चमत्कार शब्द पर आश्रित रहता है, ठीक है। और यहाँ पर चमत्कार जो है वो अर्थ पर आश्रित रहता है, ठीक है। अब जो अपना शब्दालंकार है उसमें जो 3 अलंकार हैं वो अपने कोर्स में है। कौन कौन से हैं? एक है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष, ठीक है। अर्थालंकार में जो है अपने 5 अलंकार जो है वो कोर्स में है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और 5वां है विरोधाभास। विरोधाभास, ठीक है। ये रहे थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी लिखने में, ये हो गया विरोधाभास, ठीक है। एक मिनट इसको वापस पूरा ही मिला देते हैं, ढंग से नहीं लिखा जा रहा ये। ठीक है, ये अपने सारे अलंकार कोर्स में है। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या बताया मैंने? आभूषण, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? काव्य की शोभा वृद्धि के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। मुख्य रूप से 2 अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ऐसे शब्दालंकार कई है, लेकिन जो हमारे कोर्स में है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे, ओके। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है वो देखो। अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण सब जानते हैं, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है। आवृत्ति मतलब जिसका बार बार प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया, तरनी, तनुजा, तट,
तमाल, तरुवर, बहुछाई। दूसरा मैंने उदाहरण दिया या गोटी अहीर की। अब मेन चीज क्या ध्यान रखनी है हमें कि इस अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य पंक्ति जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है, और ना तुम्हें वहां पर कोई समझाने वाला होगा। आई बात समझ में? मेन चीज हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि एक वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग होना चाहिए। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे मान लो ये त त त एक से अधिक बार प्रयोग है इनका, ठीक है, क्या हो गया ये? अनुप्रास अलंकार। ऐसे जैसे मान लो ट ट ट र र र र। वर्ण जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकते हैं। होना क्या चाहिए? एक से अधिक बार। वो आपका कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मतलब और ये भी ध्यान रखना कि अनुप्रास अलंकार जो है वो अधिकतर क्या, हर काव्य पंक्ति में आपको मिलेगा, ठीक है, हर काव्य पंक्ति में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो ये आपकी पहचान हो गई अनुप्रास अलंकार की। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कनिका दिक्कत? नो मैम। कौशिकी? कौशिकी समझ में आ गया? क्लास में ही हो या कहीं और थोड़ी हो? चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा अलंकार अपना यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में क्या हो? जिस काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है, शब्दों की आवृत्ति हो, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, ठीक है, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे मान लो काली घटा का घमंड, घटा सॉरी नभ तारक वृंद खिले, दूसरा है सुन्यो कहूं तरु अरकते, अरक समान उदोतु, ठीक है। यमक अलंकार में हमें क्या ध्यान रखना है? शब्दों की आवृत्ति होगी, मतलब एक शब्द एक से ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ पर पहला है घटा, दूसरा घटा, सेम शब्द है लेकिन अर्थ इनके क्या है? अलग अलग। काली घटा मतलब काले बादल, घमंड घटा मतलब घटना, मतलब यहाँ पर कम होना, ठीक है। काली घटा का घमंड कम हो गया जब आकाश में तारों का समूह खिल गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जैसे इसमें क्या है? अरक, अरक शब्द सेम है लेकिन अर्थ अलग है। यहाँ पर अरक का क्या मतलब है? आंकड़े का पौधा,
और यहाँ पर अरक का मतलब है सूर्य। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहीं ऐसा सुना है कि जो पेड़, आकड़े का जो पौधा है, वो सूर्य के समान चमकता है या सूर्य के समान प्रकाश देता है। आगे बात सबके समझ में? यस मैम। यमक अलंकार समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है, सिर्फ अनुप्रास में हमें वर्णों का ध्यान रखना है, यमक में हमें शब्दों का ध्यान रखना है कि एक शब्द 2 बार आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं। चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द होगा जिसके एक से अधिक अर्थ होंगे, है ना। जैसे मंगन को देखी पट देती बार बार है। सुवर्ण को घूमत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ है। पहले वाली जो लाइन है इसमें जो पट शब्द है इसके अधिक से अर्थ है, एक से अधिक अर्थ है। ऐसे ही यहाँ पर जो सुवर्ण है इसका एक से अधिक अर्थ है। पट का एक अर्थ है वस्त्र, ठीक है, दूसरा है दरवाजा। आई बात समझ में? ऐसे ही सुवर्ण का एक अर्थ है सोना, दूसरा है रंग रूप और तीसरा है अच्छे अक्षर। तो यहाँ पर पहला तो कह रहा है कि मांगने वाले को देखकर, ठीक है, मांगने वाले को देखकर एक तो क्या है, दरवाजा बार बार बंद कर लेता है और एक क्या है, वस्त्र बार बार देता है। ऐसे ही जो सुवर्ण है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कवि है वो अच्छे अक्षरों को ढूंढता है, व्याभिचारी जो गलत इंसान होता है वो सुंदर रूप रंग को ढूंढता है और चोर सोने को ढूंढता है। ठीक है, ये आपका श्लेष अलंकार हो गया। सारे अलंकार समझने के बाद आपको श्लेष अलंकार समझ में आ जाएगा। सबकी एक पहचान है समझने की, अनुप्रास की हो गई, यमक की हो गई, बाकी जो अलंकार है उनकी भी एक पहचान है समझने की। तो जब सारे अलंकार नहीं होंगे तब श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि किस वाले शब्द का एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है। समझ में भी आ सकता है। एग्जाम्पल में पुनरुक्ति भी है ना बार बार में। क्या एग्जाम्पल में?
फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में बार बार में पुनरुक्ति अलंकार भी हाँ है। हाँ बिल्कुल 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 बार बार है, वेरी गुड। जहाँ पर मतलब एक ही शब्द हो और बीच में डैश आ जाए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, वो हम विशेष में लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो हम लिख सकते हैं। ऐसे कई शब्द होंगे जहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिल जाता है, पहचानने को आ जाए तो आप लिख सकते हो कि पट जो है इसमें श्लेष अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर तो उसके ऊपर प्रभाव अच्छा पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को इतनी नॉलेज है, अलंकारों की नॉलेज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत किसी को? ये अपने शब्द अलंकार हो गए। अब हम अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में सबसे जो पहला अलंकार है वो है उपमा। इसका उपमा का सामान्य अर्थ है, उपमा का सामान्य अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करना। अर्थात जहां किसी वस्तु की गुण, धर्म, व्यापार मतलब क्रिया के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। फर्स्ट इसमें है उपमेय। उपमेय का मतलब क्या है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका उपमेय। उसे उपमेय कहते हैं। लिख लेना आगे, मतलब जब तुम लोग लिखो, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मान लो मैं उदाहरण लिखती हूँ, एक मिनट पहले मैं उपमान लिख दूं, फिर बाद में लिखती हूँ उदाहरण। उपमान मतलब क्या है, वह वस्तु वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, कमल सदृश कोमल हाथों ने, ठीक है, उठा लिया धनु वज्र कठोर। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, इस फर्स्ट लाइन में हमें ये ध्यान रखना है,
उपमेय, उपमेय किसे कहा गया, मतलब इस पहली वाली लाइन में किस चीज की तुलना की जा रही है, बताओ। हाथों की। हाथों की। कनिका हाथों की हो रही है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम तुलना कमल की जा रही है, कोमल कमल की। अरे पिंकी, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम पढ़ चुकी ना ऑफलाइन में। मैं कनिका से क्लियर कर रही थी, हाथों की तुलना की जाए ना यहाँ पर। हम हाथों को कमल के जैसे सॉफ्ट बताया जा रहा है। हाँ ठीक है, तो तुलना हाथों की जा रही है ना। उपमेय को पहचानो पहले। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना की जाती है। यहाँ पर किस वस्तु की तुलना हो रही है? हाथों की। ठीक है, तो हाथ क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय हो गया। ठीक है, अब इस हाथों की किस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है? कमल। कमल से। कमल से। तो ये क्या हो गया? ये उपमान हो गया आपका। आई बात समझ में? समझ में आएगी ना? कोई भी जो पंक्ति पढ़ेंगे हम, काव्य पंक्ति पढ़ेंगे, तो उपमेय में हम क्या देखेंगे? उपमा में कि किस वस्तु की तुलना की जा रही है। जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वो उपमेय हो जाएगा, और जिस वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है वो प्रसिद्ध वस्तु या वो प्रसिद्ध प्राणी जिससे कि उपमेय की तुलना की जा रही है वो हो गया उपमान। तो यहाँ पर उपमान क्या हो गया? कमल। ठीक है, इसका तीसरा वाचक शब्द है साधारण धर्म। जहां उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है। ठीक है, वो होता है साधारण धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? दोनों की समान चीज क्या है? हाथों की और कमल की समान चीज क्या है? कोमल। कोमल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? साधारण धर्म। ठीक है, चौथा अपना है वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द क्या है? जहां उपमेय, सॉरी, वाचक शब्द में क्या होता है कि जिस शब्द से जोड़ा जाता है। क्या लिखाया था पिंकी? सही है क्या? यस मैम, और कुछ वाचक चिन्ह बताए थे आपने जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि शब्द कौन से हैं वाचक। अच्छा, वाचक शब्द ये सही लिखा है मैंने? मैम थोड़ा डिफरेंट लिखवाया था। देख लो एक बार, मैं तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ कि, तो शायद तुम मुझे मेरी गलती बता दो। समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि देख रही थी मैं कोई बच्चा है जो ध्यान दे रहा है क्या। मैंने पहले क्या लिखवाया था? हाँ, गया। हाँ, क्या लिखवाया था? समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। कुछ वाचक, मतलब वाचक कुछ नहीं, सारे ही वाचक शब्द हैं।
वाचक शब्द निम्न है। ऊपर वाले में कौन सा वाचक शब्द है? उदाहरण में सदृश। सदृश। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, समझ जाना, मैं मिटा मिटा कर रही हूँ। सा सी तुल्य, सम, समान, सदृश्य, सरिस, जैसे। ठीक है, ये आपके हो गए वाचक शब्द। ये तो पहचान हो गई, और पहचानना कैसे है उपमा अलंकार को? जिस भी काव्य पंक्ति में ये वाचक शब्द होंगे वो आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, मान लो नहीं पहचान पाओ किसी काव्य पंक्ति में, 4 लाइनों की काव्य पंक्ति आ गई, तुम नहीं पहचान पाओ कि उपमेय कहाँ पर है, उपमान कहाँ पर है। ठीक है, तो मेन चीज क्या देखनी है आपको कि सा सी से भी होता है, सा सी से, सम, समान, तुल्य, सदृश्य, सरिस। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जहां पर जिस काव्य पंक्ति में ये वाचक शब्द होंगे वो आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अगला अपना है रूपक अलंकार। ठीक है, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान एक रूपता दिखाकर अभेद स्थापित कर दिया जाता है। अर्थात अत्यधिक समानता के कारण, अर्थात अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक कर दिया जाता है। वहां आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान को बिल्कुल एक करके, अभेद मतलब जिनमें फिर किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। ठीक है, वहां पर होगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की हो गई परिभाषा। अब उदाहरण देखो, जैसे तेरे नयन कमल दूसरा है किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। ठीक है, पहचानना क्या है आपको कि एक तो क्या होगा, उपमेय और जो उपमान है वो बिल्कुल जस्ट बिल्कुल पास पास में होंगे, बीच में डैश लगी हुई होगी। यानी कि जिस भी काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान के बीच डैश लगी होगी वो आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नयन तो क्या हो गया, उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, दोनों बिल्कुल नजदीक है, एक के बाद एक है, बीच में डैश लग रही है। ऐसे ही किसलय कर
कर क्या है यहाँ पर? उपमेय। कर मतलब हाथ, इसलिए क्या है? पेड़ों के पत्ते। ठीक है, तो ये उपमेय और उपमान दोनों पास पास में है। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? अत्यधिक ये तो समान होते हैं, मतलब पेड़ों के जो पत्ते रूपी हाथ क्या है वो क्या करते हैं? जब बसते हैं, सनसनाते हैं, तो वो स्वागत हेतु हिला करते हैं। यहाँ पर अर्थ को समझना, काव्य की पंक्ति को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ ये पहचानना है कि यदि उदाहरण आ जाए, एग्जामिनर उदाहरण देकर पूछ ले कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो हमें पहचानना है कि ये वो अलंकार हो सकता है। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो मैंने पहचान बताई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? उपमा समझ में आ गया है, वहां पर सिर्फ हमें वाचक शब्द देखने हैं, परिभाषाएं हमें याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, उदाहरण भी दिया जा सकता है। यदि उदाहरण दिया जाता है तो हमें वहां पर अलंकार का नाम लिखकर परिभाषा भी देनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने उदाहरण में अलंकार का नाम लिख दिया और क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। और यदि परिभाषा पूछ ली जाए तो परिभाषा लिखकर एक उदाहरण भी हमको देना होता है, तब जाकर पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक अलंकार की परिभाषा याद करनी है। ऐसे ही हमें शब्द शक्तियों की भी परिभाषा याद करनी है और उदाहरण भी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलो आगे चलते हैं। अगला है अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर क्या है कि जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और संभावना व्यक्त करने के लिए वाचक शब्द है। ये जैसे उपमा में दूसरे वाचक शब्द थे, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए आपके ये वाचक शब्द है। ये वाचक जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त होंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, मानो और मनहु ये वाचक शब्द संभावना व्यक्त करने के लिए आपके ये वाचक शब्द प्रयोग में किए गए हैं। अलंकार कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार।
ये वाचक शब्द आपके बीच में भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, अंत में भी आ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. समझ में आ गया? अगला अलंकार है अपना, मैं चाहती हूँ कि टाइम हो गया लेकिन दो अभी अलंकार बच रहे हैं, वो मैं आपको कल करवाती हूँ, ठीक है? आज नहीं होंगे वो पूरे, ओके? कल मैं निविदा पत्र टाइम एक्स्ट्रा लेके करवा दूंगी, चाहे किसी से पूछ के, ठीक है? चलिए बाय।